तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने हमारे माता पिता को धोखा दिया और इस घर को जुए में दांव पर लगा दिया। रवि, तुम बीच में मत आओ, ये मेरा मामला है। तुमने मेरा नाम खराब किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ा भाई क्रोध में पागल होकर बिना सोचे समझे रवि पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। रवि, जो शारीरिक रूप से थका हुआ था, फिर भी पूरे बल से विरोध करता है। मैं तुम्हें देख लूंगा रवि, ये खत्म नहीं हुआ है, तुम पछताओगे। शिवपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में सुंदर लाल का गरीब परिवार रहता था। उनकी आर्थिक तंगी की लकीरें अब उनके माथे पर और भी गहरी हो चुकी थीं, क्योंकि बड़े बेटे ने उनकी उम्मीदों और बची खुची पूंजी को भी दांव पर लगा दिया था। सुंदर लाल को ये एहसास हो चुका था कि उनका आंखों का तारा बेटा ही अब उन्हें बेघर करने की कगार पर है। ये सब क्या चल रहा है लक्ष्मी? वो हमारा बेटा है या कोई दुश्मन? मुझे पता था कि वो इस घर को डुबो देगा। मैंने उसे इतना पैसा दिया, लेकिन उसने उसका क्या किया? सब बर्बाद। सुनो जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो हमारा खून है। हाँ, उससे गलती हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे घर से निकाल दोगे। थोड़ा सब्र करो। सब्र? किस बात का सब्र? उसने मेरा सब्र और मेरा बैंक बैलेंस दोनों खत्म कर दिया। ये घर, ये संपत्ति, सब कुछ दांव पर लगाए उसकी बेवकूफी के कारण। अगर मैंने अभी सख्ती नहीं दिखाई तो कल हम सड़क पर होंगे। लेकिन अगर हम उसे अभी नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? वो बाहर जाएगा तो क्या करेगा? उसे कोई नहीं जानता शहर में। हमारी तो जिम्मेदारी है जी। सुंदरलाल अपनी पत्नी की बात सुनकर एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में पल भर के लिए पुरानी ममता जागी, लेकिन अगले ही क्षण लालच और स्वार्थ ने उस ममता को फिर से ढक दिया। उन्हें सिर्फ अपना भविष्य दिख रहा था, जो बड़े बेटे की वजह से खतरे में पड़ गया था। तुम्हारी ममता ने ही उसे सिर चढ़ा रखा है लक्ष्मी। मेरी जिम्मेदारी अब सिर्फ खुद को और इस घर को बचाना है। ये घर मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया है और मैं इसे किसी की भी लापरवाही से बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन वो सिर्फ लापरवाही नहीं है, वो मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारा छोटा बेटा रवि भी तो इसी शहर में रहता है ना, क्यों ना हम उससे बात करें, शायद वो कोई रास्ता निकाल दे। रवि? उसका नाम मेरी जुबान पर मत लाओ। वो क्या मदद करेगा जो खुद 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हो? उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। मेरे कहे अनुसार उसने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, खुद ही दिहाड़ी मजदूरी करने निकल गया। मेरा बड़ा सहारा तो वही था जिसने मेरा नाम ऊंचा करने की कसम खाई थी, लेकिन अब उसने ही मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रवि जैसा सीधा और सच्चा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जी। वो हमारी इज्जत करता है, हमारी फिक्र करता है। हाँ, उसने अपनी पसंद का काम चुना, लेकिन वो कभी खाली हाथ नहीं बैठा। मुसीबत में तो वही काम आता है जिसे हम अपनी आंखों से दूर रखते हैं। सुंदरलाल बात को बीच में ही काटते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। बहुत हो चुका। मैं अब एक पल भी उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज रात या तो वो मेरा सारा पैसा वापस करे या इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। और तुम लक्ष्मी, तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। माँ, पिताजी, आप दोनों ठीक हैं? मुझे कल रात किसी काम से घर आने में देर हो गई थी। क्या हुआ है माँ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रवि, मेरे बच्चे, तू आ गया। सब कुछ ठीक नहीं है बेटा। तेरे पिताजी ने। लक्ष्मी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि सुंदरलाल कमरे से बाहर निकल आए। उनका चेहरा गुस्से और कठोरता से भरा था। रवि को देखते ही उनकी आंखों में पुरानी नाराजगी और ताजे स्वार्थ का मिश्रण दिखाई दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो रवि? तुम्हें किसने बुलाया? जाओ, अपने काम पर जाओ। तुम्हें हमारे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर घर में कोई परेशानी है तो मेरा आना जरूरी है। क्या हुआ है? भाई साहब कहाँ हैं? मैंने सुना कि उन्हें व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान नहीं, धोखा। और हाँ, अब वो इस घर में नहीं रहेगा। मैंने उसे कल रात ही सब कुछ चुकाने या घर छोड़कर जाने को कह दिया है। क्या? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब को घर से निकाल देंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारा परिवार है। मैंने कहा ना, इस मामले में तुम दखल नहीं दोगे। तुम हमेशा से ही मेरी नजरों में कमजोर रहे हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी इस समस्या को हल कर सको। तुम चुपचाप जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ अपनी संपत्ति की चिंता है। रवि ने गहरी सांस ली।
उसे अपने पिता के कठोर शब्दों से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जानता था कि इस समय अपने अपमान से ज्यादा जरूरी है अपने परिवार को बचाना। पिताजी, मुझे पता है कि आप अभी बहुत गुस्से में हैं और भाई साहब ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस समस्या को सुलझाऊंगा। आप उन्हें घर से मत निकालिए। तुम क्या सुलझाओगे? तुम जो खुद मुश्किल से गुजारा करते हो, क्या तुम उसका सारा कर्ज चुका दोगे? अगर हाँ तो बोलो, वरने यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैं सारा कर्ज तो नहीं चुका सकता पिताजी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि वो जो कुछ भी उन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी लें। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाई साहब से बात करूंगा। आप बस हिम्मत रखिए, मैं हूं ना। रवि बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरे पिताजी का गुस्सा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तेरे भाई को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। मुझे नहीं पता क्या होगा। रवि ने अपनी माँ को ढांढस बंधाया और फिर एक बार दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खुला और अंदर से उसका बड़ा भाई बाहर आया। उसका चेहरा उदास और आंखों में बेबसी थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। भाई साहब, क्या हुआ है? पिताजी इतना गुस्सा क्यों है? बाहर तो सब लोग बहुत परेशान हैं। रवि, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पिताजी सही कह रहे हैं, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम मिलकर उसे हल ना कर सकें। आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। मैंने पिताजी से 24 घंटे का समय लिया है, हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता? कोई रास्ता नहीं है रवि। बात सिर्फ पैसे के नुकसान की नहीं है। मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे हम सब बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बड़े भाई की आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि ये गहरी साजिश का भाव था, जिसे रवि पकड़ नहीं पाया। उसके मन में अपने माता पिता के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। वो सिर्फ इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था, भले ही उसके लिए उसे अपने छोटे भाई का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। कैसी मुसीबत भाई साहब? आप मुझे साफ साफ बताइए। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? क्या बात सिर्फ कर्ज की है या आपने किसी से बड़ा झगड़ा कर लिया है? मुझे सब कुछ जानना है। नहीं, झगड़ा नहीं, बात कर्ज की ही है। एक बहुत बड़ा कर्ज। पिताजी को लगा कि मैंने सिर्फ व्यापार में नुकसान किया है, लेकिन मैंने कुछ कागजात पर उनके दस्तखत ले लिए थे और अब वो लोग मुझे धमका रहे हैं। क्या आपने पिताजी के दस्तखत लिए? कौन है वो लोग और वो धमका क्यों रहे हैं? क्या ये बात पिताजी जानते हैं? बड़े भाई की बात सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब अपने पिता के गुस्से का कारण समझ में आया, लेकिन साथ ही उसके भाई की बेईमानी और धोखे से उसे गहरा धक्का लगा। ये सिर्फ पैसों का घाटा नहीं था, ये घर और परिवार की सुरक्षा का सवाल था, जिसे उसके भाई ने खतरे में डाल दिया था। उसे पता था कि उसे अपने माता पिता को बचाना है, भले ही इसके लिए उसे अपने भाई के धोखे का सामना करना पड़े। ये क्या किया आपने भाई साहब? पिताजी के साथ इतना बड़ा धोखा? क्या आपको अंदाजा भी है कि आप हमें किस मुश्किल में फंसा रहे हैं? आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो रवि, मैं क्या करता। मुझे लगा था कि मैं मुनाफा कमा लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको और माता पिता को इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। वो लोग कौन हैं और कितना पैसा चाहिए उन्हें? 50 लाख रुपए रवि, 50 लाख! और वो लोग आज रात कभी भी आ सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। 50 लाख! ये रकम उसके और उसके भाई के लिए बहुत बड़ी थी, जिसे 24 घंटे में जुटाना नामुमकिन था। रवि को लगा कि उसके भाई ने जरूर कोई और राज छिपा रखा है। 50 लाख? भाई साहब, आप सच बोल रहे हैं ना? क्या ये सिर्फ कर्ज है या कोई दूसरी बात है जो आप छिपा रहे हैं? मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए, वरना मैं किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ रवि, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, बस यही सच्चाई है। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? रवि ने अपने भाई की आंखों में देखा। उसे लगा कि उसका भाई पूरी तरह से डरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसके डर से मेल नहीं खा रही थी।
रवि ने तय किया कि वो पहले सच्चाई का पता लगाएगा, तभी कोई कदम उठाएगा। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले उन लोगों के बारे में पता लगाता हूँ। आप यहीं रहिए और पिताजी के सामने नाटक करते रहिए कि आपको घर से निकाले जाने का डर है। मैं जल्द ही वापस आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो रवि? इस हालत में मुझे अकेला छोड़कर? मुझे पता है कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं बाहर जाकर किसी दोस्त से मदद मांगता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही लौटूंगा। रवि शहर की सुनसान गलियों में तेजी से चल रहा था। उसका दिमाग तेज गति से दौड़ रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई साहब इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। 50 लाख! ये रकम कहां से आई और किस बात के लिए? उन्होंने जरूर कोई गैर कानूनी काम किया होगा। मुझे जल्द ही सब कुछ पता लगाना होगा, वरना कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। पिताजी का गुस्सा और भाई साहब की साजिश, ये सब घर को बर्बाद कर देगी। रवि अपने भाई के दोस्त की दुकान पर पहुंचा। नमस्ते अंकल, क्या आप अशोक से मिलवा सकते हैं? मेरा मतलब भाई साहब के दोस्त अशोक से। तुम कौन हो और तुम्हें इस समय क्या चाहिए? मैं उनका छोटा भाई रवि हूँ। मुझे उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज उन्हें बाहर भेजिए। अशोक का दोस्त रवि को अंदर ले गया। क्या हुआ है भाई साहब को? क्या वो सच में किसी बड़ी मुसीबत में है? क्या वो 50 लाख तक कर्ज सच में है? और वो गुंडे कौन हैं? रवि, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो अशोक, मुझे पता है कि तुम और भाई साहब दोनों साथ में थे। मुझे बताओ सच्चाई क्या है? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बताना। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे, खासकर पिताजी को नहीं। अशोक ने रवि को जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर रवि का दिल बैठ गया। ये कर्ज नहीं, बल्कि जुए में हारी हुई रकम थी, जिसे चुकाने के लिए उसके भाई ने धोखे से घर के कागजात पर सुंदरलाल के दस्तखत ले लिए थे। वो लोग गुंडे नहीं है रवि, वो एक जुए का अड्डा चलाते हैं और अब वो लोग आज रात घर पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे भाई ने झूठ बोला है। वो सिर्फ 10 लाख रुपए का कर्ज है, 50 लाख का नहीं। उसने तुम्हें फंसाने के लिए झूठ बोला है। धन्यवाद अशोक, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मुझे किसी भी कीमत पर अपने माता पिता को बचाना है। रवि तेजी से वापस घर की ओर भागा। वो जानता था कि अब समय बहुत कम है। उसे अपने माता पिता को समझाना होगा, उन्हें घर छोड़ने के लिए मनाना होगा, जो सुंदरलाल के लिए सबसे मुश्किल काम था। रवि के मन में अब उसके भाई के लिए कोई दया नहीं बची थी, सिर्फ अपने माता पिता को उस खतरे से बाहर निकालने की ललक थी। जब रवि घर पहुंचा तो देखा कि सुंदरलाल हॉल में गुस्से में टहल रहे थे और लक्ष्मी आंसू पोंछ रही थी। पिताजी, माँ, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। भाई साहब ने आपको धोखा दिया है। क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या पता किया तुमने? ये सिर्फ घाटा नहीं है पिताजी, ये जुआ है। भाई साहब ने जुए में पैसे हारे हैं और उन्होंने धोखे से आपसे घर के कागजात पे दस्तखत करा लिए हैं। वो लोग आज रात घर पर कब्जा करने आ रहे हैं। वो गुंडे नहीं, जुए के अड्डे वाले हैं। रवि की बात सुनकर सुंदरलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पैर थरथराने लगे। उन्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रवि के चेहरे पर दिख रही सच्चाई को वो झुठला भी नहीं पाए। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे फंसा रहे हो। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन हमें ये घर अभी छोड़ना होगा। अगर हम रात भर यहाँ रुके तो वो लोग हमें मार डालेंगे। नहीं, रवि सही कह रहा है जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुंदरलाल अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और अपने बेटे के धोखे से टूट चुके थे। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन कहाँ? हमारे पास जाने के लिए और कहीं जगह नहीं है रवि। हमारा सारा जीवन इसी घर में बीता है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हूं ना, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। मेरा एक छोटा सा कमरा है शहर में, हम वहीं रहेंगे। हमें रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। रवि ने तुरंत अपने माता पिता को जल्दी से कुछ जरूरी सामान बांधने को कहा। कुछ ही मिनटों में
तीनों उस घर से बाहर निकल आए जिसे सुंदरलाल ने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। घर के पीछे अंधेरे में खड़ा उनका बड़ा बेटा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी जीत का भाव था। जाओ जाओ यहाँ से, अब ये घर मेरा है। जल्दी कीजिए पिताजी, हमें तेज चलना होगा, वो लोग किसी भी पल यहाँ पहुँच सकते हैं। माँ, क्या आपने अपना जरूरी सामान ले लिया है? हाँ बेटा, सब ले लिया। बस मुझे इस बात का डर है कि हम इस उम्र में अब कहाँ जाएंगे। वो घर, वो मेरी सारी यादें थी रवि। तुम्हारी बात सुनकर भी मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा रवि। क्या सच में मेरा ही बेटा, मेरा ही बड़ा बेटा इतना बड़ा धोखा दे सकता है? मैंने उसे पाल पोसकर इतना बड़ा किया इसी उम्मीद में कि वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सुंदरलाल, जिन्हें रवि की सच्चाई अभी भी पूरी तरह हजम नहीं हो रही थी, उनकी आवाज में दुख और अपराध बोध का मिश्रण था। पिताजी, ये सोचने का समय नहीं है कि क्या हुआ। हमें उस धोखेबाज के बारे में सोचने की बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हूं ना। तुम हो, हाँ तुम हो, लेकिन तुम क्या करोगे रवि? तुम खुद ही छोटी सी नौकरी करते हो। हम इतने बड़े शहर में कहाँ सिर छिपाएंगे? क्या तुम मुझे सड़क पर ले जा रहे हो? सुंदरलाल की रूखी और स्वार्थी आवाज में अब सिर्फ लाचारी थी, लेकिन रवि को उनकी बातों से गहरा दुख पहुंचा। फिर भी रवि ने अपने दर्द को पी लिया और उन्हें ढांढस बंधाया। सड़क पर नहीं पिताजी, मेरा एक कमरा है, भले ही छोटा हो, लेकिन वो आपका अपना घर है, वो सुरक्षित है। मैंने अभी 2 महीने पहले ही एक नया कमरा किराए पर लिया था, जो एक छोटे से मोहल्ले में है। वो जगह बहुत सुरक्षित है। कमरा? हे भगवान, तूने हमारी लाज रख ली। ठीक है बेटा, तू जहाँ भी ले जाएगा हम वहीं चलेंगे, बस अब हमें उस भयानक जगह से दूर ले चल। तीनों उस अंधेरी रात में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका बड़ा बेटा या जुए के अड्डे के लोग उनका पीछा न कर रहे हों। मेरे पैर। रवि, मैं इतनी दूर नहीं चल सकता। मेरी तो अब हिम्मत जवाब दे गई है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे यहीं इस रास्ते में अकेला छोड़ दोगे? नहीं पिताजी, मैं आपको यहीं नहीं छोड़ सकता। बस थोड़ी दूर और, हम जल्द ही एक रिक्शा या ऑटो पकड़ लेंगे। तब तक आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए। रवि ने अपने पिता को सहारा दिया और उन्हें एक रिक्शे वाले की तलाश में आगे बढ़ाया। सुंदरलाल की हर आहट और लक्ष्मी का हर आंसू रवि के दिल को और भी मजबूत बना रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा मिला। रिक्शा वाले भैया, क्या आप हमें गांव तक ले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इतनी रात को किराया ज्यादा लगेगा और सामान भी ज्यादा है। आपको जितना चाहिए ले लीजिए, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा, ये बहुत जरूरी है। रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला। उसने सामान रखा और उन्हें लेकर उस छोटे से मोहल्ले की ओर चल पड़ा जहां रवि का छोटा सा ठिकाना था। रिक्शे में बैठे सुंदरलाल खामोश थे। उनके चेहरे पर अब पछतावा और गहरी निराशा थी। मैंने हमेशा सोचा कि वो मेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। मैंने उसे अच्छी शिक्षा दी, उसे व्यापार में पैसा लगाया, और तुम्हें मैंने हमेशा कम समझा रवि। मैं कितना बेवकूफ था। शांत हो जाइए जी, भगवान ने हमारे लिए जो सही था वही किया। हमारा छोटा बेटा ही हमारा असली सहारा निकला। नहीं लक्ष्मी, ये सब मेरी गलती है। मैंने लालच किया। मैंने सोचा कि बड़ा बेटा मुझे दुनिया भर की खुशी देगा। मैंने उसकी हर गलत बात मानी और रवि को मैंने हमेशा ही नजरअंदाज किया। सुंदरलाल के शब्द रवि के दिल में चुभ रहे थे। ये पहली बार था जब उसके पिता ने इतने सालों बाद उसे सम्मान दिया था, लेकिन रवि को इस बात से खुशी नहीं थी। उसे सिर्फ दुख था कि उसके माता पिता को इस दर्द से गुजरना पड़ रहा था। काफी देर बाद रिक्शा एक संकरी गली में रुका। हम पहुंच गए पिताजी, यही वो जगह है। रवि ने रिक्शे वाले को किराया दिया, जो कि उसने अपनी जेब में बचे आखिरी पैसों से चुकाया था। ओह, ये तो बहुत छोटा है रवि। हमारा तो सारा सामान भी ठीक से नहीं आएगा। मुझे माफ करना माँ, मुझे अभी इतनी ही जगह मिली, लेकिन ये बहुत सुरक्षित है। हम तीनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये जगह ये घर जैसा नहीं है रवि।
यहाँ तो हवा भी ठीक से नहीं आ रही है। क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? सुंदरलाल की रूखी प्रतिक्रिया रवि को बिल्कुल भी हैरान नहीं कर पाई। उन्होंने हमेशा ही बड़ी और आरामदायक जिंदगी जी थी। रवि ने उन्हें शांति से बैठने को कहा। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? हमें पता है कि तुम लोग यहीं छुपे हो। ये कौन है रवि? क्या वो लोग यहाँ भी आ गए? मैंने कहा था कि हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सब तुम्हारी गलती है रवि, तुम हमें कहाँ ले आए? शांत हो जाइए पिताजी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं देखता हूँ। हमें पता है कि सुंदरलाल और उसका बेटा रवि अंदर हैं। हमें वो कागजात चाहिए जो तुम लोगों ने चुराए हैं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ कोई सुंदरलाल नहीं है, ये मेरा कमरा है और मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। लगता है वो चला गया, लेकिन वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। हे भगवान, अब क्या होगा रवि? हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। हम कहाँ जाएं? हमें कौन बचाएगा? अगर वो लोग फिर से आए तो मैं उनका सामना करूंगा। रवि की आंखों में अब सिर्फ अपने माता पिता को सुरक्षित रखने का संकल्प था। वो पूरी रात दरवाजे पर ही बैठा रहा, अपनी नींद को दरकिनार करते हुए। सुबह हुई। रवि बहुत थका हुआ था। उसने अपने माता पिता को थोड़ी देर और आराम करने को कहा और चुपचाप बाहर निकल आया। मुझे पता है कि 10 लाख रुपए कमाना आसान नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। मैं 2 नहीं बल्कि 3 जगह काम करूंगा। मुझे ये कर्ज चुकाना होगा ताकि मेरे माता पिता सुरक्षित रह सकें, और इससे पहले मुझे अपने भाई से बदला लेना होगा। रवि अपने काम की तलाश में शहर की सड़कों पर निकला। उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी का काम शुरू किया। वहीं उसने एक रात की ड्यूटी के लिए एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी ले ली। उसकी जिंदगी अब सिर्फ काम और संघर्ष बन गई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनाना है, एक ऐसा घर जहां उन्हें कोई डर ना हो। इधर सुंदरलाल और लक्ष्मी अपने छोटे से कमरे में बंद थे। सुंदरलाल, जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, अब रवि के सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। लक्ष्मी, क्या तुमने देखा वो लड़का जिसे मैंने हमेशा डांटा, जिसने मेरा नाम रोशन नहीं किया, आज वही हमें अपनी जान पर खेल कर बचा रहा है। मैंने तो हमेशा कहा था जी, वो दिल का बहुत सच्चा है। लेकिन हम कब तक उस पर बोझ बने रहेंगे? हमें उसके लिए कुछ करना होगा लक्ष्मी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो बूढ़े हो चुके हैं। सुंदरलाल और लक्ष्मी के मन में गहरा पछतावा था। वे नहीं जानते थे कि उनका छोटा बेटा उनके लिए क्या क्या सह रहा है। पिताजी, माँ, मैंने एक फैसला लिया है। क्या हुआ बेटा? तू इतना थका हुआ लग रहा है। तू ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं जानता हूँ कि हम कब तक इस डर के साये में नहीं रह सकते। मैंने फैसला किया है कि मैं ये 10 लाख रुपए का कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा। क्या 10 लाख? रवि, तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहां से लाओगे इतने पैसे? तुम अकेले इतना बोझ कैसे उठाओगे? मैं लाऊंगा पिताजी। मैं 3 जगह काम कर रहा हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा रहा हूँ और मैंने एक और रास्ता निकाला है। रवि ने गहरी सांस ली और उसने अपने माता पिता को एक ऐसा फैसला बताया जिसे सुनकर वे दोनों हैरान रह गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने गांव जाकर अपनी छोटी सी जमीन जो मैंने सालों पहले खरीदी थी, उसे बेचने का फैसला कर लिया है। वो जमीन मुझे कुछ लाख रुपए दे देगी और बाकी रकम मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। नहीं रवि, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम्हारी अपनी कमाई है। मैं तुम्हें अपनी खातिर उसे बेचने नहीं दूंगा। पिताजी, मेरी कमाई से ज्यादा जरूरी आप दोनों की सुरक्षा है। मैं इसे खुशी खुशी बेच दूंगा। बस आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहे। रवि की बात सुनकर सुंदरलाल पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने अपने जीवन में तभी इतनी निस्वार्थ भावना नहीं देखी थी। मुझे माफ कर दो रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा। तुम ही मेरे सच्चे बेटे हो, मेरा असली सहारा हो। बस आप दोनों अपना ध्यान रखिए पिताजी। माँ, मैं जल्द ही गांव से जमीन बेचकर लौट आऊंगा।
तब तक आप इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तुम सुरक्षित जाना और सुरक्षित लौटना। हमें तुम्हारे सिवा और किसी चीज की परवाह नहीं है। रवि, तुम्हें मेरी कसम है, उस पैसे को चुकाने के बाद जो कुछ भी बचे उसे अपने ऊपर खर्च करना, अपनी जिंदगी बनाना। मेरे लिए और कुछ मत करना। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। उपकार नहीं पिताजी, ये मेरा फर्ज है। आप और माँ मेरी दुनिया है। मैं जल्द आता हूँ। रवि ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और जल्द से जल्द गांव की ओर निकल पड़ा। उसके मन में कोई पछतावा नहीं था कि वो अपनी मेहनत से खरीदी हुई जमीन बेच रहा है। उसे सिर्फ ये खुशी थी कि ये बलिदान उसके माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। 2 दिन बाद रवि वापस शहर लौट आया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को तसल्ली दी, जो उसकी एक झलक पाकर भावुक हो उठे। तू आ गया बेटा, मेरी तो जान ही सूख गई थी। हाँ माँ, मैं आ गया। अब आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। अब मैं सीधे उन लोगों के पास जाऊंगा और मामला हमेशा के लिए खत्म करूंगा। तुम अकेले जाओगे? नहीं रवि, तुम ये खतरा मत लो। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पिताजी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही उनसे निपट लूंगा। आप बस माँ का ध्यान रखिए। रवि ने अपने भाई के दोस्त अशोक के जरिए उन जुआ खिलाने वालों का ठिकाना पता किया। वो जानता था कि ये उसकी सबसे खतरनाक मुलाकात होगी। मुझे आप लोगों के बॉस से मिलना है। मैं सुंदरलाल का बेटा हूँ। मैं कर्ज चुकाने आया हूँ। ओह छोटा बेटा, हमें पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ कर्ज नहीं चुकाना होगा, बल्कि हमें वहां तक आने की कीमत भी चुकानी होगी। मैं सिर्फ उतना ही पैसा दूंगा जितना कर्ज है, 10 लाख रुपए, ज्यादा एक पैसा भी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत? हमें ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा नहीं दोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को ढूंढकर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही दूसरा आदमी रवि पर हमला करने के लिए उठा, तभी गोदाम के दरवाजे से एक आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि रवि के बड़े भाई की थी। रुको, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या अब आप इन लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़े होंगे? नहीं रवि, मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। मैंने झूठ बोला था। कर्ज सिर्फ 10 लाख का नहीं है, वो 20 लाख का था। मैंने तुम लोगों को डराने के लिए झूठे कागजात बनाए थे, ताकि तुम डर कर घर छोड़ दो और मैं कर्ज चुकाने के लिए घर बेच सकूं। रवि को अपने भाई की इस बात से गहरा सदमा लगा। उसने ना सिर्फ धोखा दिया था, बल्कि अब भी वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। मुझे पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ना सिर्फ हमें धोखा दिया, बल्कि हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। अब बहुत हो चुका भाई साहब, मुझे इस मामले को खत्म करना है। ये लीजिए 10 लाख रुपए। ये आप लोगों के कर्ज का एक हिस्सा है, जो मेरे भाई ने जुए में हारा था। रवि ने पैसे का बाग उनकी तरफ फेंका। ये देखकर बड़ा भाई घबरा गया। क्या कर रहे हो रवि? 10 लाख से क्या होगा? मैंने कहा ना 20 लाख। तुम्हारी बात अब कोई नहीं सुनेगा। मैंने अशोक से बात कर ली है। वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को तैयार है। ये 10 लाख रुपए कर्ज का हिस्सा है और बाकी 10 लाख रुपए के लिए मैं तुम पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा, क्योंकि तुमने पिताजी के दस्तखत जाली तरीके से लिए हैं। रवि की बात सुनकर जुए के अड्डे का मालिक बाहर आया। वो समझ गया कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। बातचीत बंद। तुम क्या सोचते हो लड़के? तुम हमें धमकाओगे? मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप 10 लाख रुपए लेकर इस मामले को यहीं खत्म नहीं करते तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। अशोक जानता है कि आप लोग कहां-कहां जुआ चलाते हैं। बॉस ने रवि को कुछ देर तक घूरा। उसे पता था कि अगर रवि ने पुलिस को अशोक के साथ मिलकर सब कुछ बता दिया तो उसका पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 लाख रुपए ले लो और यहाँ से चले जाओ। और अगर अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। हमें आपकी धमकी की कोई परवाह नहीं है। अब आप हमें कागजात दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। बॉस ने रवि को कागजात दिए। रवि ने जल्दी से उन कागजातों की जांच की और उन्हें अपने पास रख लिया। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
तुमने क्या किया रवि? तुमने मेरा घर और मेरी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने ही अपनी जिंदगी बर्बाद की है भाई साहब। तुमने हमें धोखा दिया, माता पिता को खतरे में डाला। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। रवि बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसका दिल दर्द से भरा था, लेकिन वो जानता था कि उसने सही किया है। उसने अपने माता पिता को बचा लिया था। रवि सीधे अपने कमरे में पहुंचा, जहां सुंदरलाल और लक्ष्मी बेचैन होकर उसका इंतजार कर रहे थे। रवि, मेरे बच्चे, तू आ गया। तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, ये हमारे घर के कागजात हैं। ये कर्ज अब खत्म हो गया है। तुमने मुझे सब कुछ वापस दिला दिया रवि। तुमने मुझे मेरा सब कुछ लौटा दिया। और अब एक और बात पिताजी, माँ, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जो जमीन बेचने के बाद बचे थे। मैं आप दोनों को लेकर इस छोटे से कमरे से कहीं दूर जा रहा हूँ। रवि ने अपनी मेहनत और बचे हुए पैसे से शहर के एक शांत और सुरक्षित इलाके में एक छोटा सा लेकिन सुंदर घर खरीदने का फैसला किया। अगले सप्ताह रवि उन्हें नए घर में ले गया। ये घर बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और सुकून भरा था। माँ, पिताजी, ये हमारा नया घर है। यहाँ कोई जुए का अड्डा नहीं होगा और ना ही कोई धोखेबाज बेटा। ये तो सपना है रवि। तूने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया। ये तो स्वर्ग जैसा है। मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा रवि। मैंने सोचा कि बड़ा बेटा ही सब कुछ है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि पैसे और रुतबे से बड़ा प्यार, त्याग और निस्वार्थ सेवा होती है। रवि ने अपने माता पिता की आंखों में पहली बार अपने लिए सच्चा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम देखा। उसने जो कुछ भी सहा था, उस एक पल में सब कुछ सार्थक हो गया। रवि ने अपने माता पिता के साथ नए घर में एक नई और शांतिपूर्ण जिंदगी शुरू की, जहां ना कोई लालच था, ना कोई डर, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और खुशी थी। इस तरह रवि ने अपने त्याग और संघर्ष से न सिर्फ अपने माता पिता को बचाया, बल्कि उन्हें जीवन में सच्ची खुशी का रास्ता दिखाया।